हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, हम इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हम भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम बात करेंगे हम जो भारत के जो प्रायद्वीप का पठार है उसके जो प्रमुख के जो पठार है उन पठारों की बात हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज हम देख रहे हैं कि जो प्रायद्वीप का जो पठार है, इस प्रायद्वीप के पठार के जो पठारों हैं उनकी बात अपन करेंगे। जैसे हम बात करेंगे जैसे कर्नाटक का पठार हम बात करेंगे, इसके बाद में हम जो ये दक्कन का जो पठार है इसकी हम बात करेंगे, साथ ही मालवा का पठार और मालवा के पठार के पश्चात हमने बात करनी है जो बुंदेलखंड का पठार है, बघेलखंड का पठार और दंडकारण्य का पठार। इससे अगला जो वीडियो है उसमें जो अपना छोटा नागपुर का पठार और जो शिलांग और मेघालय का पठार उसके बारे में बहुत बढ़िया चर्चा अपन करेंगे। तो मेरे साथ आप बने रहिए और टीपी स्टडी क्लासेस चैनल को लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड्स जो हमारा जो कर्नाटक का जो पठार है इसकी हम बात करते हैं। देखिएगा, बात करेंगे कर्नाटक का पठार। देखिएगा, कर्नाटक का पठार, ठीक है फ्रेंड्स, क्या क्या खास बात है, क्या क्या विशेषता है इससे कर्नाटक के पठार की, उससे सभी के बारे में बहुत ही डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें जो कर्नाटक का जो पठार है, इससे कर्नाटक के पठार की क्या क्या विशेषता है। देखिएगा, सबसे पहले इसके विस्तार की हम बात करते हैं, यानी कि कर्नाटक के पठार की जो पूर्ण विस्तार है इसका, यानी कि जो इसका विस्तार है पूर्ण विस्तार है, यानी कि पूर्ण विस्तार। ठीक है, इस पूर्ण विस्तार की अगर बात करें तो इसका पूर्ण विस्तार है आपके कर्नाटक के अंदर। कहाँ पे? कर्नाटक के अंदर इसका पूरा का पूरा विस्तार है। ज्यादातर इसका विस्तार देखिएगा, अपना जो कर्नाटक है, इस कर्नाटक की जो स्टेट इसी के अंदर इसका ज्यादातर इसका विस्तार है। ठीक है, तो इसको हम कहने का मतलब ये है कि पूर्ण इसका विस्तार कहाँ पे? आपके कर्नाटक में। देखिएगा, और क्या क्या विशेषता है इसकी। देखिएगा, कर्नाटक का जो पठार है दक्कन के पठार के दक्षिण में। देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि ये आपका दक्कन का पठार है और दक्कन के पठार के दक्षिण में आपका क्या है? कर्नाटक का पठार। तो इसको ऐसे भी याद रखिएगा, यानी कि जो इस प्रायद्वीप पठार का सबसे बड़ा जो पठार है आपका दक्कन का पठार, यानी दक्कन ट्रेप है। इस दक्कन ट्रेप के दक्षिण में कौन सा पठार आपका? कर्नाटक का पठार। तो अगर इसको देखें तो ये कर्नाटक का पठार, देखिएगा, कर्नाटक का पठार दक्कन ट्रेप के दक्षिणी भाग में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कहाँ है? यानी कि दक्कन का जो पठार है इस दक्कन के पठार के दक्षिणी भाग में स्थित है। देखिएगा, इस पठार की अगर हम ऊंचाई की बात अगर करें, यानी कि जो आपका कर्नाटक का पठार है इसकी अगर ऊंचाई देखें तो ऊंचाई 600 मीटर है इसकी, यानी कि इसकी ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर है। यानी कि ऊंचाई की अगर बात करें तो ये 600 मीटर इसकी ऊंचाई है। यानी कि इसके ऊपर जो भी पीक है, यानी कि जो पर्वत चोटियां हैं, ये समथिंग 600 मीटर की ऊंचाई तक इसकी चोटियां हैं। ठीक है, जो पर्वत चोटियां हैं। ठीक है, और इसकी जो सीमा का अगर हम निर्धारण करें, यानी कि अगर इसकी सीमा को अगर हम निर्धारण करें तो कहाँ से लेकर कहाँ तक इसकी सीमा है। ठीक है, देखिएगा, इसके उत्तर में तो आपका कृष्णा नदी है। ठीक है, और इसके दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ी, यानी कि अगर इसके उत्तर की बात अगर करें तो इसके उत्तर में तो क्या है? कृष्णा नदी है, और इसके दक्षिण में क्या है? इसके नीलगिरी की जो क्या है? पहाड़ियां हैं। ठीक है, तो ये इसका विस्तार अगर देखें तो देखिएगा, उत्तर में तो क्या है? यानी कि कृष्णा नदी है जो आपको पता है महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, और इसके दक्षिण में है, इसके दक्षिण की अगर बात करें, दक्षिण में क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां इसके दक्षिण में है। ठीक है, तो ये भी आप इम्पोर्टेंट देखिए, इसके उत्तर में तो नीलगिरी, इसके उत्तर में तो आपकी कृष्णा नदी बहती है, और इसके दक्षिण में जो आपकी नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं उसके बारे में मैंने पहले बता तो दिया था, लेकिन फ्रेंड्स आप चिंता करने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि मैं
जो अपनी पहाड़ियों का एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, बहुत ही डिटेल्स में पढ़ाएंगे। तो देखिएगा, आपको पता है ये आपका पश्चिमी जो घाट है और ये पूर्वी घाट है, उनको दोनों का जो मिलन बिंदु होता है दक्षिण में आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां है। ठीक है, तो इससे कर्नाटक के पठार के उत्तर में तो आपकी जो कृष्णा नदी का अफा क्षेत्र है और दक्षिण में इसके नीलगिरी की पहाड़ी है। अगर और हम इसके बारे में बताएं तो आपको पता है इसके अंदर कौन कौन सी पहाड़ी देखिएगा। इसमें एक तो बाबा बुदन की पहाड़ी, इस कर्नाटक के पठार में, एक कुद्रेमुख की पहाड़ी है और एक है मुलानगिरी की पहाड़ी है। देखिए कौन कौन सी पहाड़ियां यहाँ पे देखिएगा। इस कर्नाटक के पठार में जो पहाड़ियां हैं, एक तो देखिएगा बाबा बुदन की पहाड़ी, ठीक है, एक तो ये है। और इसके दूसरी पहाड़ी है कुद्रेमुख की पहाड़ी, यानी कि कुद्रेमुख की पहाड़ी है। ठीक है, एक है मुलानगिरी की पहाड़ी, यानी कि मुलानगिरी की पहाड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तीनों की तीनों पहाड़ियां हैं आपके कर्नाटक के पठार में है। कहाँ पे? कर्नाटक के पठार में। तो यह बात आपको समझ में आई। देखिए एक बार फिर से देखिएगा, कर्नाटक के पठार की हम क्या क्या खास बात हमने पढ़ी है। देखिएगा, ये कर्नाटक का पठार का जो सर्वाधिक जो विस्तार है ये कर्नाटक राज्य के अंदर है। इसके उत्तर के अंदर कृष्णा नदी का विस्तार है और इसके दक्षिण के अंदर ये कहाँ है, इसका जो आपका जो नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित है। ठीक है, यह जो पठार है इसकी अगर औसत ऊंचाई देखें तो 600 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। ठीक है, और अगर इसकी खास बात देखिए, इसके अंदर जो नीलगिरी की इसके ऊपर कौन कौन सी पहाड़ियां, देखिए बाबा बुदन की पहाड़ी, ठीक है, हम उसके बारे में और पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। बाबा बुदन की पहाड़ी है और आपकी कुद्रेमुख की पहाड़ी है और मुलानगिरी की पहाड़ी है। तो ये सारी की सारी क्या होगी, इसकी पहाड़ियों इसकी विस्तार हो गया। और ये आपका जो दक्कन का पठार, इसके दक्कन के पठार के दक्षिण में स्थित है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आई है। तो आप इसको ऐसे आप लिखिएगा, आपके फ्यूचर में ये बहुत बढ़िया काम आने वाली बातें हैं। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं, इसके बाद में अगले पठार की हम बात करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, देखिएगा अगला जो हम पठार पढ़ेंगे, हम बात करेंगे, हम इसके ऊपर ये आपका दक्कन का पठार है। इस दक्कन के पठार की बात करते हैं। देखिएगा, अब बात करते हैं दक्कन का पठार। दक्कन का पठार देखिएगा, दक्कन के पठार की क्या क्या खास बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपको पता है कि ये जो प्रायद्वीप पठार का सबसे बड़ा पठार है, तो इसको हम बहुत ही डिटेल से पढ़ते हैं। देखिएगा, जो दक्कन का जो पठार है, प्रायद्वीप पठार में दक्कन का पठार इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इसकी विशेषता बहुत है, यानी कि काफी इंपॉर्टेंस रखता है ये आपका दक्कन का पठार। ठीक है, और अगर हम इसके बारे में देखें तो यहाँ अनेक जलप्रपात मिलते हैं। देखिएगा, जो पठार होते हैं, पठार क्या है कि समतल होते हैं और ये ऊंचाई वाले होते हैं, और ऊंचाई से जब पानी नीचे की तरफ जो गिरता है तो वहां पर काफी जलप्रपात बनते हैं। तो इस दक्कन के पठार के अंदर क्या है, यानी कि जलप्रपात बहुत ज्यादा मिलते हैं, और जलप्रपात से हम क्या करते हैं, विद्युत का उत्पादन हम करते हैं। ठीक है, तो इसकी महत्वता की देखें तो यहाँ पर क्या है, जलप्रपात बनते हैं, यानी कि इस दक्कन के पठार से भी क्या है, यानी कि जलप्रपात बनते हैं। ठीक है, और जलप्रपात बनते हैं तो क्या होता है, विद्युत का उत्पादन होता है, यानी कि विद्युत का उत्पादन भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा होता है, यहाँ पे उत्पादन किया जाता है जलप्रपात के माध्यम से। क्योंकि पठार होते हैं, ये ऊंचाई से क्या है कि कहने का मतलब, जैसे पठार होते हैं ना, ऐसे पठार होते हैं, जो पठार होते हैं ये ऊपर समतल होते हैं, और पानी जब ऊपर से गिरता है तो ये क्या है, ये जलप्रपात बन जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम ये ऑप्शनल ज्योग्राफी के अंदर प्रपातों के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम पढ़ेंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिएगा, इस जो दक्कन का जो पठार है, इसके अंदर इसकी महत्वता की बात करें तो यहाँ पर जलप्रपातों का निर्माण होता है, और जलप्रपातों से हम क्या करते हैं, विद्युत का उत्पादन हम कर लेते हैं। ठीक है, ये तो बात आपको समझ में। अब देखिएगा,
जो पठारी भागों पर अनेक प्राकृतिक खड्डे भी मिलते हैं, यानी कि जो इसके अंदर जो प्राकृतिक जो खड्डे होते हैं ना, यानी कि गहराई वाले खड्डे भी यहाँ पे होते हैं। तो इन खड्डों के कारण यहाँ पे क्या होता है, तालाबों का निर्माण बन जाता है, ठीक है। और तालाबों का निर्माण बहुत ज्यादा यहाँ पे मिलता है इस दक्कन के पठार के अंदर, तो जिससे सिंचाई व्यवस्था संभव हो जाती है। और साथ ही यहाँ पर काफी जो कहने का मतलब है जो कृषि भी हम करते हैं, यानी कि हम यहाँ पर कुछ मात्रा में जो काली मृदा पाई जाती है, हम कपास की खेती भी कर लेते हैं। साथ ही यहाँ पर लेटराइट मृदा भी थोड़ी बहुत मात्रा में पाई जाती है, तो यहाँ पर हम जैसे चाय है और जैसे मसाला आदि की हम खेती कर लेते हैं, ठीक है। तो वो हम आगे बात करेंगे। देखिएगा इसके अंदर क्या है कि बात अपन करते हैं, इसमें प्राकृतिक खड्डे भी पाए जाते हैं, यानी कि जो प्राकृतिक खड्डे इसमें पाए जाते हैं। देखिएगा इसमें प्राकृतिक खड्डे पाए जाते हैं, जिसमें क्या है सर्वाधिक तालाबों का निर्माण होता है, ठीक है। और सर्वाधिक तालाबों का निर्माण होता है क्योंकि इसमें प्राकृतिक खड्डे पाए जाते हैं, तो यहाँ पे सर्वाधिक तालाबों का निर्माण होता है। और तालाबों के द्वारा हम क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। देखिएगा इसकी खास बात अगर, यानी कि सिंचाई व्यवस्था इसे होती है, क्या है, सिंचाई व्यवस्था होती है, यानी कि इन प्राकृतिक खड्डों से क्या होता है, सिंचाई व्यवस्था, यानी कि सिंचाई व्यवस्था होती है। यानी कि जो तालाब होते हैं यहाँ पर सिंचाई के लिए इसमें यहाँ पानी की व्यवस्था हो जाती है। देखिएगा और हम इसके बारे में देखें तो यहाँ पर अगर हम बहुत प्राचीन समय की अगर बात करें तो यहाँ पर जीवों और वनस्पति के अवशेष मिलते हैं। यहाँ पर क्या है, जीवों और वनस्पति के अवशेष मिले हैं यहाँ यानी कि कहाँ, आपके दक्कन के पठार में प्राकृतिक जीवों एवं अवशेषों का, यानी कि यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष में, यानी कि यहाँ पर जीवों एवं प्राकृतिक वनस्पतियों के अवशेष मिले, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि यहाँ पर क्या है कि प्राकृतिक जीवों और कुछ मात्रा में वनस्पति के अवशेष भी मिले हैं, ठीक है। तो ये आपका दक्कन के पठार की विशेषता हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, जो आपका जो दक्कन का जो पठार है, दक्कन का पठार के निर्माण की अगर हम बात करें तो इस दक्कन के पठार का जो निर्माण है कब हुआ है, यानी कि कौन से एज में हुआ है, यानी कि क्रेटेशियस युग में इसका निर्माण हुआ है। और ज्वालामुखी के उद्गार के क्रिया के माध्यम से इसका निर्माण हुआ है, किसका, आपके दक्कन का पठार का। देखिएगा यहाँ इसका निर्माण की अगर बात करें, निर्माण यानी कि आपके दक्कन के पठार के निर्माण की बात करें तो देखिएगा क्रिटेशियस काल में इसका निर्माण हुआ है। और ज्वालामुखी क्रिया के माध्यम से इसका निर्माण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो हमारे जो दक्कन का पठार है, इस दक्कन के पठार का निर्माण किस एज में हुआ है, ठीक है। देखिएगा हम ऑप्शनल ज्योग्राफी हम पढ़ाएंगे तो वहां पर हम जो जितने भी एरा है, एज है, पीरियड वगैरह, इन सभी के बारे में, जैसे पहले जो है कि मेसोजोइक है, पेलेजोइक, मेसोजोइक है, इयोसीन काल है, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ऑप्शनल ज्योग्राफी पढ़ाने का वेट कीजिए आप, ठीक है। हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम पढ़ाएंगे। यहाँ पर अगर देखें तो जो अपना ये जो प्रायद्वीप, ये आपका प्रायद्वीप के पठार के अंदर जो कर्नाटक का जो पठार है, ये आपका जो दक्कन का पठार है, इसका निर्माण क्रेटेशियस युग में इसका निर्माण हुआ है। और वहां पर जो ज्वालामुखी होता है, इस ज्वालामुखी की क्रिया के माध्यम से हुआ, यानी कि यहाँ पर ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, वोल्केनो का विस्फोट होता है, तो वहां पर क्या है जो इसका निर्माण हुआ, ठीक है, यानी कि दक्कन का पठार। देखिएगा इसी काल में, यानी कि किस काल में, यानी कि क्रिटेशियस काल में दक्कन का पठार, यानी कि जो दक्कन का पठार है,
यहाँ से बेसाल्टिक निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ। यानी कि देखिएगा जो ज्वालामुखी विस्फोट से क्या लावा बाहर निकला, और लावा बाहर निकला तो कौन सी चट्टानों का निर्माण होता है, यानी कि बेसाल्ट निर्मित लावा सेलें। यानी कि यहाँ पर बेसाल्ट निर्मित, देखिएगा बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का, यानी कि इसको बोलते हैं आग्नेय सेल, यानी कि चट्टानों का निर्माण, यानी कि बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है। किसमें, आपके इस दक्कन के पठार में। कहने का मतलब है यानी कि जो क्रेटेशियस काल था, इस क्रेटेशियस काल में यानी कि ज्वालामुखी की क्रिया होती है, और ज्वालामुखी क्रिया से क्या होता है, लावा बाहर निकलता है, और लावा बाहर निकलने के बाद जम जाता है और ठंडा हो जाता है। और ठंडा हो जाने से क्या होता है कि यहाँ पर कौन सी सेलों का निर्माण होता है, आग्नेय सेलों का। यानी कि आग्नेय सेल, यानी कि आपको पता है आग्नेय सेलों का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है, तो आग्नेय सेलों का निर्माण हुआ, जिसको हम कहते हैं बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ। अब देखिएगा इन बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों से आगे क्या बात होती है, यानी कि बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों से क्या होता है कि इसका अपर्दन होता है। फिर कुछ समय पश्चात में क्या होता है, इसका पहले तो अपक्षय होता है और फिर बाद में क्या होता है, अपर्दन होता है। यानी कि अपक्षय होने के बाद में, अपक्षय का मतलब टूटना, ये चट्टानें क्या होती है, यानी कि जो लावा निर्मित चट्टानें टूटती है, ठीक है, और बिखरती है, बुरबुरी होती है। फिर इसके अंदर क्या होता है कि अपर्दन होता है। अपर्दन या तो नदियों के माध्यम से हो सकता है, या हवा के माध्यम से होता है, वायु के माध्यम से होता है। तो इसका अपर्दन होने के पश्चात क्या होता है कि इन्हीं से, यानी कि इन्हीं बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों से कौन सी मृदा का निर्माण होता है, कहने का मतलब है हम काली मृदा का निर्माण होता है, यानी कि काली मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, इस काली मृदा को हम रेगुर मृदा भी बोलते हैं, रेगुर मृदा भी बोलते हैं। इसको हम स्वतः जुती हुई मृदा भी बोलते हैं। ठीक है, इसको इसकी खास नाम है, इसको काली मृदा भी बोलते हैं, रेगुर मृदा भी बोलते हैं, और इसको स्वतः जुती हुई मृदा भी कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये चट्टानें थी, बेसाल्ट निर्मित चट्टान में क्या होता है कि इनमें सबसे पहले अपक्षय होता है, अपक्षय होने के पश्चात इसमें अपर्दन होता है, अपर्दन होने के पश्चात वायु के द्वारा या जल के द्वारा इनमें क्या होता है, इसमें अपर्दन होता है। अपर्दन होने से कौन सी मृदा का निर्माण होता है, काली मृदा का या रेगुर मृदा का, या स्वतः जुती हुई मृदा का निर्माण होता है। देखिएगा स्वतः जुती हुई मृदा क्यों होती है, जैसे काली मृदा होती है, काली मृदा में जब इसमें पानी की बहाव होता है और पानी जब सूखता है तो इसमें एक दरार बन जाती है। कहने का मतलब दरार बनती है, और दरार से ऐसा प्रतीत होता है कि इसको जोत दिया गया है। ठीक है, इसकी जोतने से यानी कि स्वतः जुत जाती है, इसको क्या बोलते हैं, स्वतः जुती हुई भी मृदा हम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा ये तो बात होगी, हमने बात कर ली। तो इस जो काली मृदा है, इस काली मृदा में किस किस फसल को हम लेते हैं। देखिए इसमें कपास की बहुत ही ज्यादा खेती होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कपास की खेती किस मृदा के अंदर सर्वाधिक होती है, तो कपास की खेती इसमें सर्वाधिक होती है। यानी कि कपास है, सोयाबीन है और चना की खेती इसमें सर्वाधिक होती है। यानी कि इसमें कपास सोयाबीन और चना आदि की खेती सर्वाधिक होती है। तो ये चीज आपको याद रखना है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बात करते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा हम इसको रफ कर देते हैं, आगे और बात करते हैं। देखिएगा देखिए फ्रेंड्स, और हम देखते हैं इसके बारे में, यानी कि जो दक्कन का पठार है इसकी हम खास बातें और देख लेते हैं। यहाँ पर आपको पता है विशेष प्रकार की जो काली मृदा का निर्माण होता है, और काली मृदा को रेगुर मृदा और स्वतः जुती हुई मृदा भी कहते हैं। इसमें सर्वाधिक मात्रा में कपास की हम खेती लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर यानी कि जो आपका दक्कन का जो पठार है, यहाँ पर कुछ मात्रा में लेटेराइट मृदा भी पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है, लेटेराइट मृदा भी पाई जाती है। देखिएगा लेटराइट
मृदा पाई जाती है। ठीक है, आप देखिएगा इस जो आपका जो दक्कन का जो पठार है इसके अंदर लेटराइट मृदा क्यों पाई जाती है। देखिएगा जिस क्षेत्र के अंदर 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है और अधिक बारिश होने से क्या होता है कि यहाँ वहां पर लेटराइट मृदा होती है, यानी कि लीचिंग व्यवस्था यहाँ पर होने से क्या लेटराइट मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसी के अंदर यानी कि आपका दक्कन का जो पठार है इसी में काली मृदा का भी निर्माण है और आपकी लेटराइट मृदा का भी निर्माण हुआ है। ठीक है, तो कहीं कहीं पर जहां जहां पर लेटराइट मृदा का निर्माण हुआ है वहां पर चाय, कहवा और मसाले की हम खेती करते हैं। तो यहाँ पर चाय की खेती भी होती है, चाय, कहवा और मसाले यानी कि मसालों की खेती भी यहाँ पे होती है। तो इसको भी बहुत ही विशेष रूप से आप ध्यान में रखिएगा। और हम देखते हैं, देखिएगा जो आपका जो दक्कन का जो पठार है इसका हम विस्तार करते हैं। देखिए विस्तार की हम बात करें, देखिएगा इसका विस्तार पूरे इस आपके प्रायद्वीप पठार के अंदर कुछ कुछ मात्रा में अनेक राज्यों में इसका विस्तार है। आप ऐसे फोकस मत करिएगा, यहाँ पर ये यानी कुछ मात्रा में इसका जो अवशेष आपको उत्तर में मिलता है, इसके पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में मिलता है। तो अगर इसके विस्तार की अगर हम बात करें तो देखिएगा आपके जो दक्कन के पठार का विस्तार अगर देखें तो बहुत इसका विस्तार है। देखिएगा इसका विस्तार अगर देखें तो आपको पता है यानी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अधिकांश भाग यानी कि इसका विस्तार है मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र के अधिकांश भाग में देखिएगा मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र के अधिकांश भाग में और आपको पता पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। देखिएगा पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर इसका बहुत ही ज्यादा विस्तार है। ठीक है, देखिएगा इसके ऊपर में आपका महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश आएगा, इसके पश्चिम, इसके पूर्व में आपका आंध्र प्रदेश और इसके आपके इसके पश्चिम में यानी कि आंध्र प्रदेश के पश्चिम में यानी पश्चिमी आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार है। ठीक है, और आपका कर्नाटक में इसका विस्तार और तमिलनाडु में इसका विस्तार किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, देखिए यहाँ जो लावा की अधिकता बहुत ही ज्यादा पाई जाती है क्योंकि लावा से ही तो इसका निर्माण हुआ है। यानी कि इसमें अनुमानित अगर लावा की मोटाई अगर देखें, अगर इसकी मोटाई एक परत के रूप में ये जमा हुआ है लावा मृदा से यानी लावा से इसका निर्माण हुआ है। तो लावा की अगर इसकी मोटाई देखें तो 2134 मीटर की मोटाई है, यानी कि इसके लावा की मोटाई है। देखिएगा इसके लावा की मोटाई यानी कि लावा की मोटाई अगर देखें तो देखिए इसकी लावा की मोटाई कितनी है, आपकी जो 2134 मीटर इससे लावा की मोटाई है। ठीक है, तो इसका जो लावा की परत जमी है तो वो 2134 मीटर में इसकी मोटाई है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर जो आपका जो प्रायद्वीप का जो पठार है यानी कि मतलब दक्कन का पठार है, यहाँ पर अनेक जो रिसोर्सेज मिलते हैं, खनिज संसाधन मिलते हैं। तो अगर हम खनिजों की बात करें तो यहाँ पर जो सोना, तांबा, यूरेनियम, बॉक्साइट और आपका कोयला और मैग्नीज इसमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसको याद रखिएगा, यहाँ पर सोना, तांबा, यूरेनियम, बॉक्साइट और कोयला, मैग्नीज आदि इसमें पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो बात आपको समझ में आएगी क्योंकि यहाँ पर यानी खनिज संसाधनों का बहुत ज्यादा भंडार पाया जाता है। देखिएगा यहाँ पर क्या है, इस पठारी भाग में तटीय भागों पर अनेक जो खाड़ियां और आपकी लेगून झीलें भी यहाँ पे मिलती है। आपको पता है खाड़ी किसे कहते हैं और लेगून झील किसे कहते हैं। देखिएगा जैसे ये खंबात की खाड़ी है, इसको खाड़ी किसे कहेंगे कि पानी का ऐसा भाग जो तीनों ओर से स्थल भाग से घिरा होता है उसको हम क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। ठीक है, प्रायद्वीप को किसे कहते हैं, धरातल का ऐसा भाग जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो तो उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, लेगून झील होती है, जैसे तटीय क्षेत्रों पे लेगून झील होती है, उसको लेगून झील, उसको पश्च जल भी या इसको कर्नाटक में कयाल झील कहते हैं, यानी कयाल कहते हैं। जैसे वेम्बनाड है, अनायमुडी है, पुलिकट है, आपकी चिल्का झील है। इसके बारे में मैंने आपको पिछले बता दिया, लेकिन हम एक प्रॉपर स्पेशल वीडियो लेके आएंगे, सभी झीलों के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं। ठीक है, देखिएगा और हम देखते हैं
जो दक्कन का जो पठार है, यानी कि ये जो दक्कन का पठार है, इसके पश्चिमी हिस्से को हम सह्याद्री कहते हैं। यानी इसके पश्चिमी हिस्से को हम क्या बोलते हैं? सह्याद्री। देखिएगा जो आपका ये पश्चिमी घाट है, इस पूरे पश्चिमी घाट को एक अलग नाम है सह्याद्री भी इसको कहते हैं। वैसे हम सेवराई की पहाड़ी का है तमिलनाडु के अंदर, तो ये इसको ध्यान में रखिएगा। यानी कि इस दक्कन के पठार के पश्चिम में सह्याद्री की पहाड़ियां, जिसको पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। ठीक है। और आपको पता है कि जो सह्याद्री की जो एक महाबलेश्वर चोटी है, सह्याद्री में कौन से? महाबलेश्वर, महाबलेश्वर की चोटी है। इस चोटी से क्या है आपकी कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी निकलती है। तो इम्पोर्टेंट है, इसको भी हम आगे देखेंगे, यानी कि नदियों वाले पोर्शन में इसको देखेंगे। तो कर्नाटक के जो महाबलेश्वर की चोटी से कौन सी नदी निकलती है? आपकी उद्गम, मतलब कृष्णा नदी का उद्गम होता है। ठीक है। देखिएगा दक्कन का जो पूरी भाग है, यानी कि दक्कन के पठार का जो पूरी भाग है, उसको हम एक अलग नाम दे रखे हैं, इन्हें इसको विदर्भ कहते हैं। यानी कि दक्कन के पठार के पूरी भाग को, देखिए इसके पूरी भाग को हम क्या कहते हैं? विदर्भ कहते हैं। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। यानी कि इसके पश्चिमी भाग को हम क्या सह्याद्री बोलते हैं, इसके पूरी भाग को हम क्या बोलते हैं? विदर्भ कहते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स। और हम देखते हैं, तो आपको और भी हम आगे बात करेंगे। इसके अगले पठार की हम बात करते हैं। देखिएगा हम बात करते हैं तो एक तो मालवा का पठार, मालवा के पठार के बाद में हम बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार के बाद हम बघेलखंड का पठार। देखिएगा बुंदेलखंड के पठार और बघेलखंड के पठार की हम बात करें तो देखिए इसकी क्या विशेषता, आपको क्या याद करना है? इसमें सिर्फ आपको याद करना है कि ये इसका विस्तार कहाँ कहाँ है। देखिएगा थोड़ा सा है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। देखिएगा हम बात करते हैं एक तो यानी कि बुंदेलखंड का पठार, ठीक है, और एक आपका है बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। इसमें तो सिर्फ आपको याद क्या करना है, इन दोनों पठार, यानी कि ये तो आपका बुंदेलखंड का पठार और ये बघेलखंड का पठार, इसकी विस्तार की ही बात करेंगे, सिर्फ इसके विस्तार की बात करेंगे। देखिएगा इसका विस्तार है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स। और आपका जो बघेलखंड का पठार है, इसका भी विस्तार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इसका विस्तार है, यानी कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार। इसको आप इतना ही याद में रखिएगा। देखिएगा अब हम थोड़ा बहुत इसका ब्रीफ आइडिया लेते हैं। हमने पढ़ लिया है कर्नाटक का पठार पढ़ लिया है, आपका दक्कन का पठार के बारे में हमने पढ़ लिया है, और बघेलखंड का पठार और देखिए बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार के बारे में हमने पढ़ लिया। हम कल देखेंगे एक तो आपका मालवा का पठार, एक दंड का आपका जो छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य का पठार, और आपके मेघालय आप हम शिलांग का पठार की हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा ही लगा होगा। तो प्लीज आप इस चैनल को आगे तक, यानी कि गरीब तबके के स्टूडेंट तक इसको पहुंचाइएगा। और क्योंकि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, तो लॉकडाउन में स्टूडेंट कहीं कोचिंग भी नहीं कर सकते, तो प्लीज़ आप अपने इस चैनल को अपने फ्रेंड सर्किल, अपने जो कोई ग्रुप हो, कॉलेज ग्रुप, लाइब्रेरी ग्रुप, इन सभी में इसके लिंक को शेयर कीजिएगा और लगातार इसको सब्सक्राइब भी करते हैं। और सब्सक्राइब करने के पास जो बेल आइकन आता है, उस बेल आइकन को आप प्रेस कीजिएगा। ठीक है। तो हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, हम फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिएगा। नमस्कार, बाय बाय।